हैप्पी इवनिंग। नीट एग्जाम में आपके लिए आपके पास ओनली 30 डेज का टाइम बचा है और इन 30 डेज में आपको क्या करना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है बताओ फिर। किसी भी दोस्त को जाके ये नहीं बताना कि कौन सी टेस्ट सीरीज अच्छी है, ठीक। वो ऑलरेडी वॉलंटरी रिटायरमेंट पुरानी टेस्ट सीरीज से लिए बैठा है, ठीक है। तो हम किसी को कुछ सजेस्ट ना करें। मोबाइल फोन से बचें, सोशल मीडिया से बचें। इसके अलावा और मोबाइल जो आईपीएल चल रहा है आजकल, आईपीएल से बचना है, वॉर की न्यूज से बचना है, या आपको इसके साथ साथ जैसे ही लंच हुआ डिनर हुआ अपने फ्रेंड के रूम में नहीं जाना है क्योंकि उसके पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ठीक। तो आज हम डायरेक्ट बात करते हैं क्या करना है और कैसे करना है, क्योंकि क्या नहीं करना वो पहले ही आप जान चुके हैं, ठीक। तो अब देखो, आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्लानिंग बनाते हैं और प्लानिंग फेल हो जाती है। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ था, आपने प्लानिंग बनाई कि ऐसे ऐसे रिवीजन करूंगा, फिर आपने 2 मंथ की प्लानिंग बनाई, फिर 50 डेज की, अब 30 डेज की प्लानिंग आ गई है, ये भी फेल होगी। होगी या नहीं होगी? सभी की हो रही ना। कोई बच्चा ऐसा जिसकी प्लानिंग फेल नहीं होती है? होती ना। लास्ट टाइम पे पेपर सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जब आप मेजर टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं उसमें आपकी प्लानिंग फेल होने का मेजर रीजन बताओ क्या है। अब आप बोलेंगे सर मैं मोबाइल यूज करता हूं, कोई बोलता है दोस्तों के साथ गप्पे मारने लग जाते हैं, कोई बोलेगा पढ़ने का मन नहीं करता है, कोई बोलेगा टीचर से इंटरेक्शन कम हो गया है। लेकिन क्या 100% बच्चों के सिर्फ यही रीजन है? टारगेट ज्यादा बनाना। तो टारगेट ज्यादा बनाते तो फिर तो टाइम ही नहीं होना चाहिए आपके पास, है? टारगेट ज्यादा क्यों बना रहे हो? मैंने जो नोटिस किया है, आपने प्लानिंग बनाई कि मैं 30 डेज में, लास्ट 30 डेज में ये काम करूंगा, आपने एक प्लान बना लिया। अब उस प्लान में आपके मेजर टेस्ट भी आ रहे हैं, उसका कोई प्लान है आपके पास? कहां है उसका प्लान? आप तो ये देखते हो ना 30 डेज में अगर डेली में 10 घंटे पढ़ूंगा मेरे पास 300 घंटे हो गए। लेकिन असली बात तो ये है लास्ट 30 डेज में आप 7 से 8 मेजर टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। 7 से 8 मेजर टेस्ट तो हर बच्चा करेगा। तो उसमें हर टेस्ट में अगर आपके 5 घंटे भी चले गए तो ये 40 घंटे को कैसे बैलेंस करोगे? प्लानिंग फेल। समझ आया? तो आपको क्या करना है उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि कैसे करना है, यानी आपका शेड्यूल होना चाहिए। तो सभी बच्चों को मैं एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, इन लास्ट 30 डेज में एक काम फिक्स कर दो कि हम 2 से 5 के बीच में 2 to 5 PM कोई भी रिवीजन या लास्ट टाइम स्ट्रेटजी का पार्ट नहीं रखेंगे। 2 से 5 हमारा एक ही टास्क रहेगा, या तो टेस्ट अटेम्प्ट करना है या उस टाइम पे टेस्ट का एनालिसिस करना है, मिस्टेक नोट करनी है, मिस्टेक रिवाइज करनी है, या कोई टॉपिक अगर वीक लग रहा है कि यार ये टॉपिक तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा, वो 2 से 5 के बीच में पढ़ेंगे। बाकी बायो में क्या रिवीजन करना है, कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, एनसीईआरटी पढ़ना है, केमिस्ट्री का रिवीजन, फिजिक्स का रिवीजन आप इस टाइम के अलावा रखेंगे। समझे या नहीं समझे? अगर ऐसा करेंगे ना किसी की भी प्लानिंग फेल नहीं होगी। क्योंकि अगर आपकी प्लानिंग मोबाइल की वजह से, क्रिकेट की वजह से, या न्यूज की वजह से, सोशल मीडिया, दोस्तों की वजह से खराब हो रही है, उसका मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जो अच्छे से मेहनत कर रहे हैं फिर भी टाइम सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, ठीक। तो आप अपना टाइम टेबल नोट कर लें। सुबह सारे आजकल तो सनराइज से पहले उठ जाते होंगे ना, 5, 5:30, 6 बजे तक सारे उठ जाते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप 6 बजे पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक। डेली लास्ट 30 डेज टाइम टेबल, ये परफेक्ट टाइम टेबल है, यही आपको फॉलो करना है। ये टाइम टेबल फॉलो करेंगे तो कभी भी आप फेल नहीं होंगे। देखो सबसे पहला, मॉर्निंग में 6 to 1 PM आपके पास कितने घंटे हैं? 6 to 1 PM कितने घंटे हैं? 7 घंटे हैं। इन 7 घंटे में से कैसे भी करके आपको 5.5 से 6 घंटे निकालने हैं बायो एंड केमिस्ट्री के लिए। दोनों का टाइम लगभग इक्वल, 2 से 3 घंटा, 2 से 3 घंटा, ठीक। किसके लिए? बायो एंड केमिस्ट्री के लिए। फिर 1 to 2 PM आप रेस्ट करेंगे, आप लंच करेंगे, ये आपका ब्रेक टाइम होगा।
और 2 to 5 PM क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इस टाइम में आपको पेपर का एनालिसिस करना है। अपने पेपर में जो आप मिस्टेक करते हैं वो इसी टाइम पे लिखनी है, और उन मिस्टेक्स को रिवाइज भी 2 से 5 PM के बीच में करेंगे। कुछ टॉपिक आपको ऐसे लग सकते हैं कि जैसे बफर सॉल्यूशन में बार बार मिस्टेक हो रहा है, या इलेक्ट्रोलिसिस में दिक्कत आ रही है, ठीक, आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म में प्रॉब्लम आती है, तो उन टॉपिक को आप इस टाइम में रिवाइज करेंगे। यानी टेस्ट के जो वीक टॉपिक है, टेस्ट की जो मिस्टेक्स है, वो सारा आप 2 से 5 के बीच में करेंगे, और जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे। समझे या नहीं समझे? ठीक, फिर 5 से 6 के बीच में फिर आपका रेस्ट टाइम आ जाएगा, क्योंकि जिस दिन आप पेपर देने आएंगे तो वहां पे 1 से 6 तो लगभग आप बिजी ही रहते हैं ना उस दिन। समझे कि नहीं समझे? रेस्ट टाइम और पेपर में आना जाना, पेपर अटेम्प्ट करना, तो ये 1 से 6 के बीच में हम डेली का कोई काम नहीं करेंगे, रिवीजन का पार्ट नहीं रखेंगे। फिर उसके बाद आपका आएगा 6 to 10 या 6 to 11। ये आपके पास कितने घंटे हैं? 5 घंटे हैं। इन 5 घंटे में से 4 घंटे कोशिश करो फिजिक्स को दो। किसको देंगे? फिजिक्स को। समझे कि नहीं समझे? ये जो टाइम मैंने अलग से निकाला ना, टेस्ट के एनालिसिस और टेस्ट की मिस्टेक पे काम करना, टेस्ट की वीक टॉपिक पे काम करना, उसके पीछे एक साइकोलॉजी है कि 2 से 5 के बीच में जो आज आप करेंगे ना, वही 3rd मई को आपको याद आएगा। 2 से 5 के बीच में ना आप अगर रील्स देखेंगे या न्यूज सुनेंगे, मूवी देखेंगे, दोस्तों के साथ मस्ती करेंगे, तो वही याद आएगी पेपर में। तो लास्ट के 30 डेज की साइकोलॉजी है। ठीक भाई, हम दूसरों से कैसे जीत सकते हैं? दूसरों से अलग करके, दूसरों से अच्छा करके, दूसरों से स्मार्ट वर्क करके, वही तो काम है। समझे कि नहीं समझे? तो ये नोट करना आपको। एक तो टाइम डेली 6 to 1 PM बायो एंड केमिस्ट्री, एनसीईआरटी पढ़ना, नोट्स रिवाइज करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ठीक। फिर 1 to 2 PM रेस्ट करना। 2 से 5 बजे तक आप टेस्ट का मिस्टेक का एनालिसिस, मिस्टेक को नोट करना, मिस्टेक को रिवाइज करना, अपने वीक टॉपिक्स पे काम करना। 5 to 6 फिर रेस्ट आ जाएगा। इस टाइम पे आप खेल भी सकते हैं, और शाम में 6 से 11 फिजिक्स 3 से 4 घंटे निकालने हैं, ठीक, डेली। और जिस दिन पेपर होगा उस दिन इस टाइम पे पेपर देंगे। अब नेक्स्ट, मेजर टेस्ट कितने करने चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग मिनिमम 6 और मैक्सिमम 8 मेजर टेस्ट इज मोर देन एनफ इन लास्ट 30 डेज। ठीक, इतना काफी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। सही है ना? अब आप सबका रिवीजन कंप्लीट हो चुका है, एक एक रिवीजन तो सबका हो गया होगा ना। अब लास्ट 30 डेज में मैं आपको वो बता रहा हूं जो आपको करना चाहिए। देखो, लास्ट टाइम पे ना करने को तो बहुत कुछ है। क्वेश्चन बैंक है, कोचिंग के मॉड्यूल्स है, एमटीजी की बुक्स है, आर्यंत की बुक्स है, अदर पब्लिकेशंस है, कितने ही कर लो, लेकिन करना क्या चाहिए? जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एनसीईआरटी बेस्ड है, जहां पे आप मिस्टेक कर सकते हो। और ऐसा मटेरियल आपको कहां मिलेगा? 2 ही जगह मिलेगा, एक तो एनसीईआरटी में और आपके टेस्ट में। ठीक, तो हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए? एनसीईआरटी और टेस्ट। नया कुछ भी ना करें, नया कुछ भी नहीं करना, किसी भी बच्चे को नहीं करना है। ठीक, तो सबसे पहले नोट कर लो, बायो में आपको इन 30 डेज में कम से कम 3 बार एनसीईआरटी पढ़नी है। हम तो पढ़ दोगे, इतनी बार पढ़ ली, 3 बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे बायो की। इसके साथ और क्या करेंगे? बीट के आपके जितने भी टेस्ट है सारे करेंगे अच्छे से। जैसे कोई चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो उस चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट साथ में लगाओ। बल्कि आपको क्या करना है, मान लीजिए आपको बायो का इकोलॉजी वाला चैप्टर रिवाइज करना है, तो आप क्या करेंगे? बीट का टेस्ट निकाल लेंगे, इकोलॉजी का चैप्टर वाइज टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करेंगे, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे। समझे कि नहीं समझे? भाई आपसे प्रॉब्लम क्या है? बीट के टेस्ट में मिस्टेक हो रही है ना आपसे, तो वो मिस्टेक पहले ही हो जाएगी, फिर आपको पता चलेगा क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से था लेकिन मैं गलती कर रहा हूं। और बीट के टेस्ट से अच्छे क्वेश्चंस आपको पूरे देश में कहीं नहीं मिलेंगे बायोलॉजी के। वो आपको समझ आ रहा है? अच्छे अच्छे लोग टेस्ट छोड़ के भाग चुके हैं, जो कहते हैं ना हमें बायो आती है, बायो में हम ये कर देंगे वो कर देंगे, गए वो छोड़ के बीट का टेस्ट, है ना। और पूरे देश में कोई भी कोचिंग आ जाए, बायो में हम 360 नहीं आने देंगे, केमिस्ट्री में 180 आउट ऑफ 180 नहीं आने देंगे। किसी भी कोचिंग का, किसी भी बैच का कोई भी बच्चा आ जाए, लेकिन
बीवाइज के स्टूडेंट इन टेस्ट को फॉलो करते हुए बायो में 360 करेंगे, केमिस्ट्री में 180 करेंगे, ये मेरी गारंटी है नीट में। ठीक, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम बीट में आपसे हर वो मिस्टेक करा रहे हैं जो आप एग्जाम में कर सकते हो। ठीक, तो तीन बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 3 टाइम एनसीईआरटी पढ़ना है। बीट के चैप्टर वाइज रिवीजन, मेजर टेस्ट सारे एक बार और जरूर करना ही करना है। और डॉक्टर शिवाली मैम के वाइवा देख रहे हो आप लोग? जिन्होंने लाइव ज्वाइन कर रखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने लाइव ज्वाइन नहीं कर रखा तो आपके बीवाइज ऐप पे सुदर्शन बैच है, आपके कोर्स में ऐड कर रखा है, तो सुदर्शन बैच के एक वाइवा देखने हैं आपको। और लाइव अगर कर सकते हो मैम से बात करो, नंबर आपको मिल जाएगा मैम का, आप डायरेक्ट मैम से बात कर लेना, ज्वाइन कर लेना। लास्ट 1 महीने में एक लड़की थी, बीवाइज क्लासेस की स्टूडेंट थी, सृष्टि कुंडू, उनके पापा से मेरी मार्च के लास्ट महीने में बात हुई थी। उन्होंने बोला कि हमारे केमिस्ट्री में तो 180 आएंगे, आप टेंशन ही मत लो, 1 लाख रुपए लेके जाएंगे आपसे, नीट 2024 की बात है। मतलब बायो में हमारे 280 क्रॉस नहीं हो रहा। मैंने शिवाली मैम से उनकी बात कराई, शिवाली मैम के वाइवा उन्होंने लास्ट महीने में लिए थे और 1 महीने में 360 आउट ऑफ 360। अगर 1 महीने में 280 से कोई बच्चा 360 पे जा सकता है, ये चमत्कार से कम नहीं है। और ये चमत्कार पूरे देश में मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं समझता हूं टीचिंग एक्सपीरियंस, जो मैं मानता हूं टीचर क्या कर सकता है, वो शिवाली मैम ही कर सकती है। ठीक, अब कोई बच्चा मेरे पास आ जाए 120 वाला और 1 महीने में 180 करा दो, मैं 24 घंटे पढ़ा के भी नहीं करा सकता भाई, वो एक प्रोसेस है। लेकिन अब शिवाली मैम ने करके दिखाया है तो मैं तो इसको चमत्कार मानता हूं। तो आप भी इस चमत्कार का हिस्सा 26 में बन सकते हो। तो शिवाली मैम से को फॉलो करो, उनके वाइवा देखो। ठीक, नेक्स्ट फिर आती है केमिस्ट्री की बात। केमिस्ट्री में कृष्णा बैच करो, और अगर आप कृष्णा बैच कर चुके हो तो अपने नोट्स करो, और नोट्स में उन पॉइंट पे जरूर ध्यान देना जहां पे आपने DR लिखा है, डॉक्टर पॉइंट है, या जहां पे डॉक्टर और आपका नेम लिखा गया है, या यूं बोलो जो PDF नोट्स में मैंने येलो कलर से लिखवाए थे, या आपके जो हैंडरिटन नोट्स है उसमें ब्लू कलर से आ रखे हैं, जो भी आपने हाईलाइट किया होगा, जहां पे एनसीईआरटी लिखा है, जहां पे लिखा है एग्जामिनर ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में जरूर पूछो, DR और आपका नेम लिखवा, वो सारे पॉइंट्स रिवाइज करने हैं। ठीक, नोट्स पढ़ लिए हैं तो कृष्णा बैच कर लो, कृष्णा बैच किया है तो नोट्स पढ़ लो, दोनों कर लिए हैं तो इसकी कृष्णा बैच की हाईलाइटेड PDF और ये नोट्स रिवाइज कर लो। या सिर्फ एक काम कर लो, आप तो सिर्फ नोट्स कर लो, क्लास के स्टूडेंट हो, बहुत है। और कोई बच्चा ऐसा ना जिसकी एनसीईआरटी नहीं हुई है, सिर्फ कृष्णा बैच देख लो, नहीं है जरूरत कुछ भी करने की, लास्ट टाइम पे 52 आवर्स में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अब एनसीईआरटी ड्रिल करने का टाइम नहीं है क्योंकि टाइम कम बच गया है। अगर किसी ने कर ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाया तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि केयर के जो मैंने चैप्टर वाइज और रिवीजन टेस्ट इस बार बनाए हैं ना, वो एनसीईआरटी लेवल, एनसीईआरटी ड्रिल से भी ऊपर लेवल के हैं। तो सिर्फ आप ये चैप्टर वाइज टेस्ट कर लेना, रिवीजन टेस्ट कर लेना। और मोस्ट इंपोर्टेंट 10 मेजर टेस्ट आप कर रहे हैं। आज 6 टेस्ट था, कैसा हुआ आपका टेस्ट? आज इजी था ना? मैंने जानबूझ के इजी दिया है, ऐसा नहीं कि नीट का इजी आएगा, ताकि हम हर टाइप से प्रिपेयर्ड रहें, इजी के लिए भी, लेंथी के लिए भी, कैलकुलेटिव के लिए भी, टफ के लिए भी। ठीक, तो ये जानबूझ के मैंने इजी दिया था, कहीं समझोगे हाँ केमिस्ट्री में हम सेंसा हो गए, मैंने इजी दिया है। हो सकता है इस बार तुम्हारे 30-30, 40-40 नंबर सबके बढ़ जाए। ठीक, तो इनके वीडियो सॉल्यूशन जरूर देखना। फिर बात आती है फिजिक्स की। फिजिक्स में ज्यादा मत पढ़ो, जितना पढ़ रखा है सिर्फ वो रिवाइज करो, अपने नोट से रिवाइज कर लो, आपकी फॉर्मूला नोटबुक जो होगी उससे रिवाइज कर लो, बस ये करना। बीट के सिर्फ मेजर टेस्ट कर लो, बीट के क्या मेजर टेस्ट कर देना। और एक काम कर देना, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है फिजिक्स में करने का, क्या करोगे? 10 ईयर के PYQ चैप्टर वाइज कर देना। ठीक है, चैप्टर वाइज करना, इनको कर दोगे इतना? ये हो गया, ये आपको लास्ट 30 डेज में करना है। और इसके अलावा क्या करना है? इसके अलावा आप नीट के 4 प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। देखो मैंने आपको बोला है लास्ट 30 डेज में 6 to 8 मेजर टेस्ट करेंगे,
जो आपकी टेस्ट सीरीज के हो रहे हैं। इसके अलावा आपको 4 टेस्ट और करने हैं नीट के। कौन से? प्रीवियस ईयर्स के। कौन से 4 टेस्ट करेंगे? 2025 वाला और 2024 के 3 टेस्ट हुए थे 2024 में, तो सिर्फ 2024 के 3 टेस्ट और 2025 वाला, ये 4 मेजर टेस्ट, ये 4 प्रीवियस ईयर टेस्ट करेंगे। और इनमें एक टेस्ट आपको तब करना है जब आप प्रिपेयर्ड हो चुके हो कि हाँ मैं प्रिपेयर्ड हूं कि भाई अब नीट का एग्जाम आ जाए तो मैं करूंगा। कौन सा? नीट का सवाई माधोपुर वाला पेपर। सवाई माधोपुर पे पेपर हुआ था ना, जो याद है ना नीट 2024 में क्या हुआ था, वो वाला पेपर जरूर करना। वैसा आएगा नीट 2026 का पेपर एग्जैक्टली। ठीक, वो पेपर अलग से करना आपको घर पे बैठ के, ये मान के कि ये हमारा नीट का ही पेपर है। वो अगर आप डेट रखना चाहो खुद के हिसाब से रख लो, जैसे 20 अप्रैल रख ली किसी ने, ताकि 10 दिन पहले पता चल जाए कहां पे लाई कर रहे हैं, या 15 अप्रैल रख लो। लेकिन ये नहीं कि फर्स्ट में को करेंगे नीट से जस्ट एक दिन पहले, नहीं, उस टाइम फिर है ना थोड़ा एंजाइटी और वो हो सकता है। समझ आया कि नहीं आया? तो ये हमें करना रहेगा। इसके अलावा और बोलो, किसी का कोई प्रॉब्लम? ये करो, और ये जितना मैंने बताया है इतना ही करना है, और ये आपके लिए काफी है। ठीक है, समझ आ रही बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अगर आपका कोई भाई बहन तैयारी कर रहा हो नेक्स्ट ईयर के लिए, कोई भी, तो उनके लिए मैंने केमिस्ट्री का चैंपियन बैच बीवाइज ऐप पे लॉन्च कर दिया है। ठीक, जैसा आपको पढ़ाया गया वैसे ही उनको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, उसमें पूरा जैसे आपको हेल्प की गई है वैसे ही मेंटरशिप हो, चाहे आपका क्लास के लेक्चर है या एनसीईआरटी है, क्रैश कोर्स के लेक्चर है, टेस्ट सीरीज है, वीडियो सॉल्यूशन है, पर्सनल गाइडेंस है, सब उनको अवेलेबल होगा चैंपियन बैच में। तो आप उन स्टूडेंट्स को जो नीट 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप चैंपियन बैच के लिए गाइड कर सकते हैं, और उनको बोल देना बीवाइज ऐप पे डाउनलोड करके ज्वाइन कर लेंगे। और चैंपियन प्रोमो कोड पे अभी 5,000 रुपए का डिस्काउंट। अभी हमने इसका मिनिमम प्राइस रखा है क्योंकि अभी धीरे धीरे स्टूडेंट को पता चलेगा, लेकिन जैसे ही फ्लो बढ़ेगा प्राइस बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए रखते हैं शुरू में, जैसे 50-100 बच्चों के लिए बस। तो ये आप अपने दोस्तों को, छोटे भाई बहन को बता सकते हो। और बोलो, नीट 2026 से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है? ठीक, अच्छा, कुछ चीजें होगी आपके साथ, भाई सपने में भी पढ़ रहे हो, किसी की सपने में ट्रेन छूट रही है, कोई सेंटर पे तो चला गया, एडमिट कार्ड भूल गया, किसी का आधार कार्ड की फोटो मैच नहीं हो रही है सपने में। ठीक, समझे कि नहीं समझे, है ना? कोई किसी का ड्रेस कोड सही नहीं है, ये सपना अगर आपको आता है ऐसे, ठीक, पेपर में एग्जामिनर ने आपकी ओएमआर छीन ली है, आपने पेपर तो पूरा कर लिया लेकिन ओएमआर नहीं भर पाए, ये शुभ संकेत है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। अगर आपको ये सपने नहीं आते तो थोड़ा सोचने वाली बात हो सकती है। अगर थोड़े नेगेटिव सपने आते हैं या कभी कभी नेगेटिव फीलिंग आती है, जैसे मेरे पास कौन आया था आज, ये बोला सर लग रहा है कि सिलेक्शन होगा ही नहीं। मैंने बोला क्यों लग रहा है भाई? क्योंकि पढ़ा इसलिए तो लग रहा है। ठीक, अब तुम्हारी क्लास में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो पेपर दिया ही नहीं जिन्होंने स्टार्टिंग से, उनको क्या लगा? उनको पता है, वो बहाना ढूंढ रहे हैं, वो चैट जीपीटी से बातें करते हैं कि पापा के पास कौन सा बहाना काम करेगा। ठीक, अब डर तो उसको लगेगा ना। अब भाई जिस किसान ने खेत में मेहनत की है उसी को तो बारिश का डर है, जिसने मेहनत नहीं की उसको बारिश का डर क्या? ठीक, तो आप चिंता मत करो, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे से मेहनत करते रहो। लास्ट 30 डेज में जो मैंने बोला सिर्फ ये कर लो, क्योंकि इतना आप सबने पढ़ रखा है कि मेहनत आपने सबने कर रखी है, उसको तराशने की जरूरत है, और उसको तराशने के लिए मैंने आपको ये बता दिया। और एक बात का ध्यान रखना, किसी को कोई भी ज्ञान मत दो, कोई आपका नहीं सुनेगा। सिलेक्शन के बाद आपके बात की ठीक उतनी ही वैल्यू होगी जितनी धुरंधर 2 में सतिंदर सरताज के गाने की है। समझा ना आपने? एक लाइन ने पूरी फिल्म को हिट करा रखा है। सारे देख रहे हैं कि ये लाइन कहां से आ गई। नहीं, तुमने ये भी नहीं सुना है, फिर कैसी रील्स देखते हो तुम लोग? सारी रील्स में मैं तो 50 बार सुनता हूं, 50 रील्स में आता मेरे पास होगा दिन में गाना है। गाना तुम देखना आज जाके सरताज का, है ना? तो उतनी ही वैल्यू तुम्हारी बात की होगी सिलेक्शन होने के बाद, लेकिन सिलेक्शन होने से पहले तुम्हारी वैल्यू कितनी है पता ही है ना? ठीक, चलो ठीक है भाई, तो मेहनत करो। कोई दिक्कत आती है, किसी को पर्सनल हेल्प चाहिए, मैं पर्सनल आपको गाइड करूंगा। मेहनत करते रहो, डरो मत, सिलेक्शन श्योर है। ठीक, थैंक यू।